नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। सीरिया आखिर कैसे गिरा, वहां का तख्ता पलट कैसे हुआ, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस देश में पिछले 13-14 साल से गृह युद्ध चल रहा था, पिछले 11-12 दिन में किस तरह से खेल हुआ कि वह देश तख्ता पलट ही नहीं हुआ। वहां के जो राष्ट्रपति थे वे भाग के गए रूस और मॉस्को में अपने परिवार के साथ उन्होंने शरण ली। इस पर हम बात करेंगे प्रबीर के साथ। प्रबीर, जैसा पिछली बार हमने चर्चा किया था सीरिया पर, अब सीरिया में 11-12 दिन के भीतर पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई है। एक ऐसा मुल्क जो तकरीबन 13 साल से गृह युद्ध झेल रहा था, ऐसा क्या हुआ कि किस तरह से वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, जो रेबल्स थे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। 11-12 दिन और पूरा का पूरा तख्ता पलट हो गया। ये तख्ता पलटने के पीछे क्या राज है, ये समझना एक दिन में संभव नहीं है। देखना पड़ेगा कि कैसे ये हुआ, किधर से हुआ, इसके पीछे कौन है, कौन इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्या इसका नुकसान है और क्या सचमुच इस इलाके के लिए इसका क्या संदेश है। तो ये सब चीज़ें, सब पहलुओं को देखना पड़ेगा। पहले आपने जो कहा, जी एक मिनट, तो ये तस्वीर यहीं से कर देते हैं। ये तस्वीर हमने अल जजीरा से ली है और उससे ये पता चलता है कि सीरिया जाने वाली असद का तख्ता पलट होने के बाद वहां पर जाम लगा हुआ है और बड़ी तेजी से तस्वीरें बदल रही हैं। सड़क दमस्कस के और आने वाली सड़कें, गाड़ियां आ रही है वहाँ से, जो लोग भाग चुके थे वापस आ रहे हैं। लगता है ऐसा है कुछ सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं या कुछ लोग भाग रहे हैं, ये भी हो सकता, क्योंकि तस्वीर से ये साफ नहीं है कि लोग भाग रहे हैं या आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ संभव है। तो हाँ, ये बात है कि उथल पुथल का एक ज़रूर एक निशान है कि सड़कें यहाँ पर अभी इस वक्त जाम है। जी, तो ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि जिन रेबल्स ने कब्जा किया है और अब नए प्रोसेस में गुजर रहा है, वो है जो सबसे अहम बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज की तारीख में ये जो 11-12 दिन में इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है, उसे कैसे नक्शे के जरिए आप समझा सकते हैं। हाँ, बड़ा एक कठिन काम आपने बताया, पर शुरू करें। ये पहला जो इलाका था, इनके पास जो था ये इलाका, इन रेबल फोर्सेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके पास था। यहाँ पर था जिसको एसएनए कहते हैं जी, जो सीरियन नेशनल आर्मी अपने आप को कहती है, पर ये तुर्की से मिला हुआ है। तो तुर्की इसके पीछे डायरेक्ट उसका हाथ है। ये है इदलिब इलाका, जो लाइट ग्रीन इलाका आप देख रहे हैं जी, वो रही है ये इलाका जो HTS, हयात तहरीर अल शाम तो खैर सीरिया हुआ जी, और हयात तहरीर जो है ये पहले अल-कायदा के साथ था, अल-कायदा के हिस्सा था। जुलानी उसका नेता था अल-कायदा का, टूट के ये बना है। 2016 में इसने अपने को अलग किया और इसकी इतिहास जो रहा है उसके लिए अभी भी अमेरिका, ब्रिटेन जो समर्थन कर रहे हैं इनको, तो वो जो है इनको अभी भी अपने टेररिस्ट लिस्ट में इनको शामिल किया है। मेरे ख्याल से अमेरिका की तरफ से $10 बिलियन उसकी सर पे क्या कहते हैं, उसके सर पे इनाम रखा हुआ है। तो ये थे अल शाम से, जो अलकायदा का हिस्सा, अल शाम वाले जो नाम से सीरिया का अलकायदा थे, और ये टूट के अब जो है क्या कहेंगे, वो जिस तरह से हमारे यहाँ होता है ना, गंगा जल डालने से पवित्र हो जाता है, क्योंकि सीरिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और अमेरिका और ब्रिटानिया, फ्रांस ये इनके ख़िलाफ़ है, तो उनको कहा कि ये तो अब जो है बदल गए हैं और ये काफ़ी जो है उस रवैया को छोड़ दिया है। इतिहास बताएगा, भविष्य बताएगा क्या है। तो आपकी ये फोर्सेस जो है देखेंगे, पहला 2 दिन में इतना बड़ा इलाका, 2-3 दिन में इतना बड़ा इलाका
कब्जा कर लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर भी है, बड़ा जो शहर है एलेप्पो 4-5 साल 6 साल लड़ा था इनके खिलाफ, वहां से पीछे कर दिया था, वो एक दिन में गिर गया था। तो इसके बाद होम्स शहर, हमा होम्स 2 शहर है, ये करीब करीब 2 दिन में गिरा। और इसके बाद दमास्कस, पूरा दमास्कस में लाल स्याही दिखाई नहीं पड़ा है, जिसे हम हिंदी में दमिश्क कहते हैं। तो ये जो है पूरा यहाँ पर करीब करीब 24-36 घंटे में पहुंच गए। ये राजधानी है, राजधानी है। और इधर से भी एक क्या कहेंगे फौज चल पड़े, जो कि इस वक्त अमेरिका के कब्जा है। ये इलाका अमेरिका के कब्जे में है जी, ठीक, अल्तनाफ इलाका है। और वहाँ से भी जहाँ पर एक सेक्टेरियन फोर्सेस अलकायदा आइसिस के साथ जिनकी संबंध रहे, वो अमेरिका के छत्र छाया में वहाँ रहा, तो वो भी वहाँ से आगे बढ़े। तो इसके पीछे 2 शक्ति तो साफ दिखाई पड़ती है, एक अमेरिका का समर्थन, एक है तुर्की का समर्थन। सवाल है कि क्या तुर्की, अमेरिका और इजराइल एक साथ बैठ के ये किया है या अलग अलग साजिश है? तुर्की मेरे ख्याल से उसको अलग प्लेयर मानना पड़ेगा, इजराइल और अमेरिका के साथ उसको ना जोड़े। पर इसके बाद उन चीज़ों पे बाद में आना चाहता हूँ। दूसरी बात जो देखने वाली है कि ये इलाका जो है कुर्दिस्तान जिसे कहते हैं, इसको कुर्दिस्तान, जैसे येलो इलाका जो है, ये जो वहाँ के कुर्दिश फोर्सेस है जिसके खिलाफ तुर्की की बड़ी रंजिश है, वो समझते दुश्मन है, तो वो उस वक्त यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं। और ये इलाका जो है इसको भी अमेरिका समर्थन करता है, क्योंकि एक टैक्टिकल अलायंस कुर्दिश फोर्सेस जो यहाँ है, क्योंकि सीरिया उनके खिलाफ था, अमेरिका उसको सीरिया को गिराना चाहता था, बशर अल-असद को गिराना चाहता था, तो कुर्दियों के साथ भी इसकी संबंध थे। हालांकि ये कुर्दी जो है टर्की के दुश्मन है। टर्की और कुर्दी जो ये जो विश्व कूटनीति का बड़ा जबरदस्त एक टेस्ट केस यहाँ दिखाई देता है, टेस्ट केस या फ्रैगमेंटेशन का केस, वो तो देखना पड़ेगा। और इधर एक देख लीजिए, और एक चीज जो है गोलान हाइट्स कहते हैं, वो इजराइल ने सीरिया का एक हिस्सा कैप्चर कर रखा है। और यहाँ से भी अटैक्स वो दमास्कस पे करते हैं, खास तौर से बमबारी वगैरह इजराइल की तरफ से रेगुलरली होता रहा। इसके साथ साथ और जो अहमियत है जिस चीज़ का, कि यहाँ पर रशिया की एयर बेस, नेवल बेस है, रूस का जी। और मेडिटेरेनियन पहुँचने के लिए इनके पास एक ही जगह था जहाँ पर उनका बेस था। तो उसका क्या होगा ये देखने की बात है, क्योंकि ये चला जाएगा तो रूस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा। इस इलाके में उनका और कोई एयर या नेवल बेस नहीं है जी। और आप जहां ये कह रहे हैं, तो जो हमें खबरें दिखाई दी हैं, या जिस तरह से जो वेस्टर्न मीडिया है या जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका ने बहुत स्वागत किया, रूस ने एक चिंता के साथ, चीन ने एक चिंता के साथ, लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि बस अमेरिका जो चाहता था इजराइल के साथ मिलकर वह कर दिया गया है। खबरें ऐसी हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें तुर्की, क्योंकि यह पूरा का पूरा इलाका 13-14 साल से गृह युद्ध में है और इसकी सीमा सटी हुई है तुर्की से, और तुर्की से ही ये जो अभी रेबल्स आए हैं या तुर्की से आए हैं, तो तुर्की की भूमिका आप कैसे देखते हैं इसमें? अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो लगवा इलाका जो है उसको अगर देखें, जो पड़ोसी इलाका अगर देखें, तो इसमें एक है इराक जी, इधर है ईरान, इधर है आपका तुर्की जी। तो और इजराइल तो खैर क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ है, हमास के खिलाफ है, तो यहाँ अगर एक दोनों फोर्सेस का कोई भी चूक होता है, जैसे गृह युद्ध में इस वक्त सीरिया में हुआ है, तो इजराइल का फ़ायदा है। और सबसे बड़ा इस वक्त सीरिया का गिर जाने से इजराइल का फ़ायदा ये है कि सप्लाई लाइन जो लेबनान और ईरान के बीच में है, ये सीरिया से है, तो वो उसको ब्लॉक कर देने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन एक हिसाब से टूट गई, तो ये एक नुकसान है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोर्स जो यहाँ पर है
ये इजराइल से परोक्ष रूप में इसके साथ कोई समझौता कर सकता है, क्योंकि ये अरब दुनिया में खासियत ये है, सभी मानते हैं, चाहे वो ओपनली ये ना कहे या ओपनली कोई अलायंस ना करे भी, चुप अंदर से कर सकते हैं, पर बाहरी रूप से इजराइल का विरोध करना उनके लिए लाजमी है। तो इसीलिए इन जो शक्तियां जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसमें इजराइल का ओपनली कोई साथ नहीं दे सकता। टर्की, क्योंकि दो जो शक्तियां हैं, HTS और जो वहाँ पर SNA दोनों को आर्म्स देता है, दिया है पहले भी अभी भी, और जिस तरह से ये फोर्सेस आगे बढ़े हैं, जिस तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन रही है, साफ है कि इसके पीछे टर्की का प्रोफेशनल हाथ है। नहीं तो इस तरह से इन ताकतों की वो काबिलियत नहीं है कि एक मिलिट्री फॉर्मेशन की तरफ इस तरह से बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर साफ है कि सीरियन आर्मी जो है वो लड़ी नहीं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इतने साल से गृह युद्ध तो खेल ही चल रहा था और वो उसमें एक प्लेयर थे इम्पोर्टेंट। इसमें जो है साफ ये भी है कि ईरान और रशिया बहुत दिन से चाहते थे तुर्की से मिलके, जो अस्ताना टॉक्स कहते हैं, रूस, ईरान और तुर्की के बीच में हो रहा था, इसमें सीरिया शामिल हो और टर्की के साथ एक समझौता करे, जो असद करने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है यहाँ की आर्मी, इतने साल से लड़ाई हो रही है, वो भी तो घिस रहे हैं, उनकी भी लोग मर रहे हैं, तो उनका एक शांति के लिए उनकी भी एक चाह है। और इसीलिए सीरिया की जो सरकार है, उसके अंदर भी फोर्सेस थे जो तुर्की से समझौता करना चाहती है ये गृह युद्ध बंद करने के लिए। सबसे बड़ा शक्ति सामरिक रूप से यहाँ पर टर्की है। ये मत समझिए कि अमेरिका और इजराइल है यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ा शक्ति टर्की है, जो लंबे समय से एक प्लेयर भी है और जो दिखाई दे रहा है कि उसी तरफ से लोग आए भी, और नेटो का हिस्सा रहा है, नेटो से झगड़ा भी है, ठीक है ना। ईरान इसके बाद प्लेयर है और इजराइल भी प्लेयर है, पर इजराइल के साथ मैंने जो कहा कोई अरब शक्ति मिल नहीं सकता, पर टर्की से समझौता कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी लग तो रहा है, क्योंकि अंदरूनी चित्र तो किसी को पता नहीं है जी, जो लग रहा है कि इनकी सरकार के तरफ से भी एक फोर्स था जो कहा गृह युद्ध बंद करते हैं, टर्की से समझौता करते हैं। इसमें ईरान और रूस आगे नहीं आए इस बार लड़ने में। जी, साफ है कि उन्होंने कोई मदद नहीं की उससे। मदद नहीं की नहीं कहूँगा, पर लड़ने नहीं आए ये कहूँगा, क्योंकि देख रहे थे लड़ने किसके लिए आएंगे जब उनकी सरकार ही नहीं लड़ रही है, उनकी आर्म फोर्सेस नहीं लड़ रही है। तो ये देखते हुए साफ है कि अभी अगर प्लेयर्स देखें तो कुर्दिस्तान इलाका प्लेयर है, टर्की प्लेयर है, और जो है यहाँ पर अमेरिका तो प्लेयर बनने की कोशिश ही करेगा, ठीक है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर ये ज़रूर एक बात है कि यहाँ पर इजराइल पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सीरिया के साथ जो संघर्ष था वो बंद हो गया, अभी वो लड़ाई नहीं करेंगे, और इसके साथ साथ जो सप्लाईज सीरिया के जरिए ईरान और वो वाली लाइन थी, लेबनान जो जा रहा था, वो बंद हो जाएगा। तो एक हिजबुल्लाह के लिए, ईरान के लिए नुकसान है जी। कोई दो राय नहीं। रूस के लिए नुकसान है क्योंकि इनकी मिलिट्री एयरबेस, नेवल बेस वहाँ पर है, और मेडिटेरेनियन में यही उनका एक बेस है, तो ये भी उनके लिए नुकसान है। और कोई देश मेडिटेरेनियन तट पे जो है उनके साथ इस तरह से मिला नहीं है जी। तो ये चीज़ें है, पर यह भी है कि मत समझिए खेल खत्म, क्योंकि अभी भी कुर्दिस्तान का इलाका है और कुर्द और टर्की में विवाद है, और उसमें अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका तो वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सीरिया की जो कहेंगे नेशनलिस्ट फोर्सेस है, जो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, अल शाम बहुत पुरानी इतिहास है उसकी,
ठीक है। दमास्कस और एलेपो सबसे दुनिया के बसे हुए शहरों में सबसे पुराने बहुत शहर पुरानी माने सभ्यता जाते भी है। हैं। पुरानी शहरें मानी जाती है, जिसको कहेंगे सेटल्ड जो एक शहर की उत्पत्ति हुई है, सबसे अर्ली है दमास्कस और एलेपो। तो इस शाम के इतिहास, जिसको अल शाम कहते हैं, जो आपकी किताबों में मिलता है, वो लेबनान, इजराइल का इलाका, इस इलाका सब मिल के ही अल शाम था। तो ये आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे बड़ी भूमिका थी इसकी। और इसकी सभ्यता की, दुनिया की सभ्यता में इन इलाकों से जो कहते हैं लिखना वगैरह है, जिससे आपकी स्क्रिप्ट निकलती है, जिसे अब हम अंग्रेजी भी उस स्क्रिप्टों में है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस इलाके से उत्पत्ति उसकी हुई है। तो इसीलिए इसको छोड़ देना कि एक ऐसे ही कुछ बर्बर लोग रहते हैं, लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी सभ्यता बहुत पुरानी है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये कुछ मिलिटेंट्स जिसे कह रहे हैं, या कहें कि क्योंकि एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से मिलिटेंट पर बात हो रही है, तो एर्दोगान जो है इस इलाके में इलाके का सबसे पावरफुल प्लेयर बन के निकला है। तुर्की के नेता एर्दोगान। ये एक्चुअली मुस्लिम ब्रदरहुड का बहुत पास है, करीब है, क्योंकि इसकी जो पार्टी है एक्चुअली ब्रदरहुड की हिस्सा है, ठीक है ना। तो पर ब्रदरहुड भी इजिप्ट और टर्की में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो इसका भी यूनिफाइड व्यू इस वक्त नहीं है, पर इस पर कोई दो राय नहीं है। भविष्य का प्लेयर इस वक्त इस इलाके का एर्दोगान निकला है, कि एर्दोगान समझ रहे हैं कि एक ज़माने में ये सब हमारे पास था, अब फिर हमारे पास आ सकता है। ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, कि शायद हमें फिर यहाँ घुसने की मौका मिल रहा है। तो अरब नेशनलिज्म का टक्कर जो है, क्या एर्दोगान से होगा, क्या ये सिर्फ इस्लामिस्ट रूप लेगा जो एर्दोगान चाहता है? हो सकता अल-कायदा के तरफ ना हो, पर ब्रदरहुड की तरफ हो। ब्रदरहुड की तरफ से होगा तो क्या कॉन्फ्लिक्ट इसका इजराइल से होगा, अमेरिका से होगा? ये सब देखने की बात है। पर मुझे आपको और एक चीज़ बताना है, जो कि ये पुराना एक किस्सा है। जब एक जनरल थे, उन्होंने एक बातचीत की थी, कि वो तब रिटायर कर गए थे, मेरे ख्याल से वेस्ली क्लार्क है, चेक कर लेना, इनको बता देना नाम क्या है तो डाल देंगे। तो ये जब गए थे एक बार बात करने के लिए, उनको किसी ने एक मानचित्र दिखाया कि अमेरिका का मंसूबा क्या है, ठीक है ना। उस पर बोला था हमें 7 देशों को यहाँ गिराना है। आप जानते हैं लिबिया पहला देश भी गिरा, सूडान इस वक्त गृह युद्ध में है, सोमालिया गृह युद्ध में है, पर उसका देश करीब करीब सत्ता ध्वस्त है, सत्ता में कोई नहीं है, टुकड़े टुकड़े के हिसाब से है। इसके बाद लेबानन, उसके तो इतिहास देख ही रहे हम क्या हो रहा है। सीरिया जिसका पतन अभी हुआ है, और इराक जो कब्जा करके अमेरिका बैठा था, अब छोड़ना पड़ा। पर भी देश के ऊपर वहां पर अभी भी उनकी घाटियां हैं, अभी भी वहां बैठे हुए हैं जो आप कह रहे हैं, पर अभी उनके हाथ में सत्ता नहीं है। और ईरान ही एक बचा है जो अभी भी उन देशों में से अभी भी, ये तो गृह युद्ध की स्थिति में नहीं पहुंचे, या तो ओवरथ्रो नहीं कर दिए गए उनकी सरकार को, एक बचे हैं। तो 7 देशों के ऊपर इनकी निशाना था, 6 में ये कामयाब हो चुके हैं, पूरा या आधा सफल हो गए हैं। ये तो तोड़ दिए, गृह युद्ध स्थिति में डाल दिए, ये तो उस पर कब्जा कर लिए है, इस स्थिति में है। तो इसीलिए इसको हमें समझना चाहिए कि इजराइल यहाँ प्लेयर नहीं है, प्लेयर है अमेरिका, अब प्लेयर है तो तुर्की जो मैं कह रहा था, और जो है प्लेयर है ईरान। इजराइल है प्लेयर, अमेरिका प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में किसी भी जगह होगा अमेरिका प्लेयर होगा, पर यहाँ पर जो है ईरान, टर्की और इजराइल, ये है लोकल प्लेयर जो है। इजराइल कहाँ गया, और इजराइल, ये अभी 3 मुख्य प्लेयर बन के सीरिया में निकला है। और इस पर मैं समझता हूँ टर्की और ईरान के बीच में संबंध क्या होगा, ये निर्धारित करेगा, और वेस्ट एशिया में क्या होने वाला है। मैं नहीं समझता हूँ अमेरिका इसको बहुत देर तक यहाँ पर पीछे से कठपुतली की तरह इस तरह चला पाएंगे। वो ज़माना ख़त्म हो गया।
पर ईरान और टर्की क्या करेगा, इजराइल के साथ उनकी क्या रिश्ता होगा, लड़ाई कैसे चलेगा, इन चीज़ों को लेके, इस इलाके का तेल को लेके, ये सब देखने की अब बात है। मैं और इसी समझता से सीरिया का भविष्य तय होगा। पूरा सीरिया के भविष्य इराक के भविष्य से अलग नहीं है, लेबनान के भविष्य से अलग नहीं है। और ईरान और तुर्की का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा या संबंध होगा इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, ये सवाल है। रूस का क्या भूमिका होगा, चीन का क्या भूमिका होगा, कम पर फिर भी हमारी भी, भारतवर्ष का भी क्या भूमिका होगा, ये देखने की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर। विश्व कूटनीति में किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह से तख्ता पलट होता है, इसके बारे में यह जो नक्शा है, यह हमेशा याद रखा जाना चाहिए कि आखिर कौन से देश हैं जहां पर तख्ता पलट हुआ और उसके पीछे अमेरिका के डर्टी गेम्स क्या थे और किस तरह से सीरिया को निशाना बनाया गया। सवाल आज की तारीख में है कि क्या ईरान को भी इसी तरह से कमजोर करके अमेरिका वहां पर तख्ता पलट कराना चाहता है। इन तमाम जलते सुलगते सवालों के लिए देखिए न्यूज़ क्लिक और पड़ताल दुनिया भर की। शुक्रिया।